हेलो। जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं कि आपको TRE 4 का नोटिफिकेशन 15 जुलाई। जैसा कि आप बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है, मिथिलेश तिवारी जी ने कहा है कि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन जुलाई में कंपलसरी आ जाएगी। तो हम लोग को यह संभावना है कि 15 जुलाई के आसपास TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसी के आधार पर हम लोग को अपना स्ट्रैटेजी को बना कर रखना है और आगे की रणनीति हम लोग को बनाना है। तो रणनीति इस तरह से बनाना है कि हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं। ऐसा ना कि जो पिछले बार में TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, तो जो TRE 1 दे रहे थे उसमें नहीं होता, बोले भैया TRE 2 में हो जाएगा, TRE 2 में तो TRE 3 में होगा। लेकिन TRE 4 क्या है ना, बड़ा इसमें बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, TRE 4 के बाद TRE 5 आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि बिहार में जितने टीचर रिक्रूट होने वाले थे वो हो चुके हैं। ठीक है, तो TRE 4 का नोटिफिकेशन 15 जुलाई के आसपास आ जाएगी। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन 15 जुलाई के आसपास आ गया तो हमारे पास समय कितना बचेगा। ठीक है, तो हम लोग एक अंदाजा ये लगाते हैं कि आपको मान लीजिए 15 जुलाई का आ गया तो जुलाई से आपको 15 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। क्या? एक महीना आपको, एक महीना जो है आपको फॉर्म भरने के समय मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करने के समय मिलेगा, एक महीना। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। एक महीना ही, सवा महीना, एक महीना 10 दिन ऐसे मिलता है। इसी बीच में आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए नोटिफिकेशन आया, आप EWS बनाने चले गए, आप जातीय आवासीय आय इस पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहले आपको प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार रखिए PDF के फॉर्म में, कि जैसे आपको नोटिफिकेशन आया, डेट दिया कि इतने तारीख से फॉर्म भराना शुरू हुआ, तो आप फर्स्ट डे ही आपको क्या करना है कि फॉर्म को फिलअप कर देना है। और बी केयरफुली, कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या करना है कि एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट क्या होगा। तो मेरा जैसा मानना है, अभी तक BPSC ने क्या किया है, ये आपको देखिए एग्ज़ाम एक महीना तो अगस्त तक चला जाएगा क्या, फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने के बाद सेंटर ढूंढा जाएगा। BPSC का काम क्या होगा कि पूरे बिहार में आपको सेंटर ढूंढा जाएगा, सभी को नोटिस भेजेगा कि आप क्या सुविधा क्या क्या नहीं है। सेंटर सेट करने में एक महीना का समय लगेगा, यानी आपको अगस्त से चल जाएगा, आपको 15 सितंबर के आसपास चले जाएगा, सितंबर में। यानी 15 सितंबर को ये प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है कि आपको एग्ज़ाम हो जाए। मेरा ये मानना है कि कुछ और डिले होगा। सितंबर अक्टूबर में छुट्टी का समय आ जाता है, तो दुर्गा पूजा वाला अक्टूबर नवंबर में, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम चल जाए आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर चले जाए, नवंबर से दिसंबर के बीच में चला जाए, यानी आपको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी आप मान के चलिए कि आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। ठीक है, बहुत अच्छे से इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। 4 महीने का समय है। अब देखिएगा, एग्ज़ाम ये हो गया, ये आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर। अगर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन गई कि नहीं सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर, यानी आपको आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है, इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, एग्जाम का तो ये हो गया पैटर्न। अब देखिएगा आप क्या कीजिएगा, आपको देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम होंगे, एग्जाम में जो बैठेंगे, एग्जाम वो देखिए क्लासेस को लेकर के देखिएगा 1 to 5 में जो तैयारी कर रहे हैं, DLED वाले 6 to 8 में हो गए, 9-10 हो गया, और 9-10 हो गया, और 11-12 हो गया। तो जो BEd वाले हैं, ये DLED वाले इसमें आएंगे, डिप्लोमा वाले, ठीक है, डिप्लोमा वाले इसमें आ जाएंगे, दोनों पेपर जो क्वालिफाई किए हुए हैं। जो आपको BEd वाले इसमें आ जाएंगे, जो CTET पास किए हुए हैं, जो CTET रहेंगे BEd वाले, ये BEd वाले के लिए है। जो CTET रहेंगे,
सीटेट है वो आपको 6 to 8 देंगे, ठीक है। जो स्टेट है 9 10 या 11 12 देंगे। तो इन सारी की रणनीति कैसी करनी है, ठीक है। जो बीएड करेंगे उनको किसी के पास ये भी मौका है, तीनों मौका है। किसी के पास जो बीएड किया हुआ ये मौका है, ये मौका है। जो डीएलएड किया हुआ दोनों पेपर क्वालिफाई है उनको 1 to 5 6 to 8 दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमको रणनीति कैसे बनाना है, 2.5 महीने में कैसे हमको तैयारी करना है, या 2.5 से 3 महीने के अंदर हमको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मेरा जैसा मानना है कि देखिए ये आपको टीचर का एग्जाम है, बीपीएससी लेगी, तो इसमें देखिएगा कि आपको एनसीईआरटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जो भी बच्चे एनसीईआरटी को स्किप करेंगे आपको एनसीईआरटी उनको एग्जाम से स्किप करवा देगा कि भैया आप हमको स्किप किए, हम आपको हटा देंगे। अब देखिए कि एनसीईआरटी जैसे कि मान लीजिए किसी भी क्लासेस का है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई विद्यार्थी 6 to 8 है, ठीक है। 1 to 5 में तो कॉमन पेपर है, 6 to 8 हो गया, 9 10 हो गया और 11 12 हो गया, 11 12 हो गया। जैसे मान लेते हैं कि किसी का पेपर है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट्स, मतलब आर्ट्स वाले में हम लोग जाते हैं, तो उसका क्या क्या है पेपर, हिस्ट्री है और प्लस ज्योग्राफी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान रहे हैं हिस्ट्री है, इसमें भी रखेंगे हिस्ट्री रखेंगे और ज्योग्राफी रखेंगे। इसमें मान लेते हैं या हिस्ट्री है, क्या है उसका पेपर, क्या है हिस्ट्री है, पीजी में क्या है हिस्ट्री है। तो अब ये बच्चे कैसे तैयारी करें, ठीक है, ये तैयारी कैसे करें। मान लेते हैं इसमें 6 to 8 में इसमें देखेंगे तो एक तो ये हो गया, एक इसमें कॉमन पेपर है, जनरल पेपर है, और एक क्या हो गया हिस्ट्री प्लस हिस्ट्री हो गया प्लस ज्योग्राफी हो गया। तो कॉमन पेपर में तो 40 क्वेश्चन रहता है, सभी के लिए कॉमन है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो भी है, रीजनिंग, मैथ वैथ जो भी होगा इसमें रहेगा, ठीक है। अब आना है मेन पेपर, इसमें आना है जो 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछना है तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, ज्योग्राफी को भी अच्छे से पढ़ना है। तो हिस्ट्री के लिए जो पढ़िएगा इसमें 6 क्लास से लेकर के आपको 12 क्लास तक आपको पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, नौकरी मिलने वाली है। 6 से लेकर 12 बहुत टफ चीज़ नहीं, 6 क्लास की किताबें होती हैं, ठीक है। सबको बारी बारी से पढ़ना है और इत्मीनान से पढ़ना है। पहले आप हिस्ट्री को कर लीजिए, उसके बाद ज्योग्राफी को कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ लिए, ज्योग्राफी पढ़ लिए, फिर इसमें भी क्या है, अब 1 का तैयारी कर रहे हैं या 9 10 का कर रहे हैं तो अपने आप तैयारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्लियर, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़। कोई रखे ज्योग्राफी और पॉलिटी रखे होंगे तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे, ज्योग्राफी पॉलिटी के, तो 6 to 8 में भी वही है और 9 10 में भी वही होगा, और 11 12 में क्या वो ज्योग्राफी रखेंगे तो ज्योग्राफी से पेपर देंगे। तो एनसीईआरटी को बड़ा बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर एनसीईआरटी को आप नहीं पढ़िएगा, देखिएगा एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी को पढ़िएगा, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, इसको तो पहले क्या करना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। ये आपको मान लीजिए कि आपको ये कोई चैप्टर है, तो इस चैप्टर में जो टॉपिक है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, तो जो लिखा हुआ है तो इसको अंडरलाइन करके पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि 1 मिनट, जैसे कि देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए कि हमने एक इसमें है कि विजयनगर साम्राज्य, एक देखिए ये चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में हमने क्या किया, हम्पी की खोज। तो हम्पी की खोज को पढ़ना है, तो ये पढ़ना कैसे, जब ये पढ़ रही है, ये पूरा पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट होगा।
कुछ इसमें तथ्य भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसमें कुछ तथ्य भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक तो यहाँ पर है, अब हम्पी की खोज देखना है। तो हम्पी कहाँ पर है, हम्पी कहाँ पर है, जैसे कि इसमें देखिएगा कि आपको एक मैप बना लीजिएगा, ऐसे इंडिया भारत का मैप बना लीजिएगा। मैप बनाने के बाद यहाँ पर कि हम्पी के बारे में खोज करना है, देखना है कि हम्पी है कहाँ पर। ये इस तरह से हो गया, ये आप यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर दिया रहेगा कि आपको कि हम्पी जो है आपको दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के आपको आसपास में मिलेगा, वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी मिलेगा वहीं पर आपको। तो वहीं पर इस आपको ये क्या है, कृष्णा नदी है। तो इतना आपको अगर ऐसे लाइन यहाँ पर अगर मैप में ड्रॉ कर दिएगा और इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है उसको यहीं पर नोट डाउन कर दीजिए बगल में स्पेस में, ठीक है। उसके बाद आप अलग से एक पेज रखिए, वहां पर भी नोट डाउन कीजिए, ये कीजिए। उसके बाद फिर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए राय क्या होता है, एक वर्ड दिया, दूसरा है राय, नायक और सुल्तान। तो राय क्या किसे कहते हैं, नायक किसे कहते हैं और सुल्तान किसे कहते हैं, ये तीन शब्द हैं। तो राय का क्या प्रभाव रहा है, नायक का क्या रहा है भूमिका और सुल्तान का भूमिका क्या रहा है। तो ये जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिलेगा और कुछ कुछ वर्ड होगा उसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं इसको जरूर पढ़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बड़ा उठाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पर देखिए ना, राज्य का चरम उत्कर्ष व पतन, जो मतलब कि विजयनगर साम्राज्य का जो चरम उत्कर्ष पिक पर कब था और पतन कैसे हुआ, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक वर्ड में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। और ये सब क्वेश्चन आपको कब मिलेगा, जब प्रीवियस पेपर को देखिएगा, आए हुए प्रश्न को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। एनसीईआरटी को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र को पढ़ना है, घटना चक्र को पढ़ना है। और घटना चक्र के पढ़ने के बाद आपको लुसेंट को पढ़ना है, लुसेंट को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ना है, ये चीज है। ये एक तरफ तो ये काम कीजिएगा, दूसरे एक तरफ तो ये अपना बेस तैयार कर रहे हैं, दूसरे तरफ क्या कीजिएगा, आपको सेट मारना है, सेट मारना है। कम से कम पर डे एक सेट अभी कीजिए। जब फॉर्म आ जाएगी तो कम से कम आपको इसको कम से कम 2 सेट कीजिएगा, या अगर ज़्यादा है तो 3 सेट कीजिएगा। बनाइए, चेक कीजिए और फिर बनाइए, फिर चेक कीजिए। जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको एनालिसिस के, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, ठीक है। तो पर डे फॉर्म के बाद 2 से 3 बनाना है। अगर इतना काम करते हैं और इसको बहुत रफ्तार से लेके चलना है, ठीक है, रफ्तार से लेके चलना है और इसको भी लेके चलना है। तो ये काम और ये काम पैरेलल में कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई भी गड़बड़ हुआ, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, बनाना है, वो आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा, ये आपको नॉलेज को बूस्टअप करेगा। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा जहाँ पढ़िएगा कि हमको ये चीज़, हम बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेज में कोई काम नहीं होता, एक सीमित नॉलेज को रखिए जिससे आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो हम जो क्लासेस लेंगे, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो भी, तो हम ये तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। एक समरी नोट्स बनाएंगे, उसमें वीडियो में डालेंगे, उसमें एनसीईआरटी का भी कंटेंट होगा, घटना चक्र का भी होगा और लुसेंट का होगा। और एक काम और करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें जो होगी मैप और डायग्राम के आधार पे होगी, और मैप डायग्राम के आधार पे होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग पॉइंट करेंगे, उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इतनी रणनीति बनाइएगा तो हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये काम, ये काम और ये काम, ठीक है। बुक मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, ज़्यादा किताबों में नहीं उलझना है। उलझिएगा तो परेशान होकर के रहिएगा, फिर आपका सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिलेक्शन लेते हैं वो ये नहीं कि बड़ा 30 मार्क आए हैं, वो ऐसा होता है कि आपसे कम नॉलेजेबल पर्सन आपसे सामने सिलेक्शन लेके चले जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाइएगा, ठीक है। तो आप ये रणनीति को अपनाइए, आसानी से आप सिलेक्ट हो जाइएगा। और अच्छे से गहन चिंतन अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए।
ठीक है, ओके, थैंक यू। और इस मैंने जो अभी बताया है कि नोटिफिकेशन के बारे में कि जुलाई से आने वाली है, कब एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद एग्ज़ाम का डेडलाइन भी मैंने बताया है। डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार रखिएगा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और कोई जो पीजी किए हो वो पीजी का, जहाँ से आप बीएड किए हैं बीएड का वो फाइनल डिग्री मंगवा के रखिए, निकलवा के रख लीजिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का ये फॉर्म आ गया, मांग लिया तो आप दौड़े दौड़े कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ टाइम वेस्ट करें, वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। ये सब टाइम को बचा करके रखिए, सब टाइम को लगा दीजिए आप ये और ये काम में, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी को बहुत अच्छे मजबूती से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, और वीडियो पर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि सर आपका वीडियो कैसा है, यहाँ पे ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हम लोग सुधार करेंगे और हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।